अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नजम सेठी शो। मैं हूं फरवा वहीद और मेरे साथ मौजूद हैं नजम सेठी साहब। अस्सलाम वालेकुम। सेठी साहब, आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू। ओनली वन? नो, देयर आर प्लेंटी, बट आई वुड लाइक टू स्टार्ट इट विद ऑफ के आपको क्या जानवर पसंद है? मुझे जानवर पसंद हैं कि नहीं, मुश्किल सवाल ये लगता है कि गुगली शुगली कराने की कोशिश कर नहीं रही नहीं, हो बड़ा तुम। सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, सिंपल है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अच्छा, समझ गया। मैं फिर आपको दिखा देती हूँ खान साहब ने कौन से जानवर पसंद किए हैं, जरा दिखाइएगा। मैं ये कह रहा हूं कि देखिए, वो मैंने एक चीज कहता हूं, अपनी पाकिस्तानी कौम के लिए। एक शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, शेरों की फौज जिसका सरदार गीदड़ हो, वो हार जाएगी। 100 गीदड़ों की फौज जिसका सरदार शेर हो। शेर और गीदड़ का जिक्र किया, लेकिन खान साहब ने खुद को शेर कह दिया है। मुझे अफसोस उनके लिए हो रहा है जिनको गीदड़ कहा गया है। नहीं, कोई ज़रूरत नहीं अफसोस करने की। अब वो टैकल कर लेंगे खान साहब को, उनको समझ आएगी कि वो शेर हैं या वो गीदड़ हैं। और मगर जो इसमें दो बातें निकली ना, एक तो खैर आसान सी बात है कि खान साहब ने अपनी आवाम और अपने फॉलोअर्स को गीदड़ कह दिया और अपने आप को शेर बना लिया। मगर ये कोई नई बात तो नहीं है, वो तो अपने साथियों के साथ यही करते हैं। जब वो वर्ल्ड कप भी जीता था तो मैंने जीता, ये बाकी सारे तो एवं ही हैं, रेलू कट्टे थे। ये तो आपको याद होगा। तो इसीलिए अभी आपने खुद को शेर बना लिया और उधर सारी आवाम को गीदड़ बना दिया। मगर ये इसका ताल्लुक इनके पिछले जलसे से है। वहाँ भी आपको याद होगा वो यही कह रहे थे कि आपको अगर फ़ोन कॉल आती है तो आप वापस फ़ोन कॉल करें और आप खड़े हो जाएं और आप लड़ें और लड़ाई की तैयारी करें। तो ये बिल्कुल वही उसी अंदाज में ये गीदड़ों को कह रहे हैं कि तकड़े हो जाओ, ठीक, और मैं शेर हूँ। मगर जो इंटरेस्टिंग बात में दूसरे जो इसका पहलू है वो ज़्यादा दिलचस्प है। 2010 में गालबन खान साहब ने ये कहा था कि अगर मैं प्राइम मिनिस्टर बना तो मैं किसी आर्मी चीफ को एक्सटेंशन नहीं दूंगा, ये नहीं होना चाहिए। फिर खान साहब ने जब एक्सटेंशन दे दी अपने दौर में तो ये कहा कि ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए मैं दे रहा हूँ। उसके बाद फिर खान साहब ने एक और यू टर्न लिया और एक जलसे में और एक इंटरव्यू में ये कहा कि एक्सटेंशन दी जा सकती है उस वक्त तक जब तक मैं प्राइम मिनिस्टर ना बन जाऊं, और फिर मैं अगला आर्मी चीफ मैं लगाऊंगा। और आज फिर यू टर्न ले लिए और ख़ुद को शेर बना लिया और बाकी आपके सामने ही है। तो इससे एक बात वाज़ेह हो गई ना कि वो जो बात चल रही थी कि किसी तरीके के साथ कोई बातचीत आगे बढ़े, जिसका हवाला प्रेसिडेंट अलवी ने दिया था कि वो बड़े पुरुमीद हैं कि बातचीत चलेगी और कहीं ना कहीं कोई अच्छा नतीजा निकलेगा। और जहाँ ये खबरें चल रही थी कि खान साहब की मुलाकातें हुई हैं, ये बातें भी चल रही थी एज पर खान साहब, वही ना, खान साहब की बातें कर रहा हूँ। तो अब बात यह है कि इसका ये मतलब है कि फिर मसला बन गया है। फिर खान साहब की बात नहीं मानी जा रही, इस्टेब्लिशमेंट खान साहब की बात नहीं मान रहे, और खान साहब ने फिर अपनी बंदूकें जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट के चीफ के ऊपर उन्होंने फिर ट्रेन कर दी। तो मेरा ये मौक़िफ़ हमेशा ये रहा है कि ये टॉक फाइट की बात है। खान साहब कोई कंसेशन नहीं देना चाहते, और जब उनको कंसेशन नहीं मिलती, खुद तो देना नहीं चाहते, दूसरे से कहते हैं आप कंसीड करें। जब वो कंसेशन नहीं मिलती तो खान साहब बंदूकें खोल देते हैं। और होता ये है कि पहले उन्होंने 22.22 की पिस्तौल इस्तेमाल की, फिर उसके बाद 0.22 की राइफ़ल पे आ गए, फिर उसके बाद वो 7mm की राइफ़ल पे आ गए। फिर जब वो भी काम नहीं किया तो फिर खान साहब ने सोचा कि क्लैशनिकोव पकड़ लेते हैं। खान साहब ने क्लैशनिकोव पकड़ ली। फिर जब क्लैशनिकोव ना पकड़ी तो अब वो जैसे कह रहे हैं ना, बजूका शुक्र लेके फिर रहे हैं। तो खान साहब जो है ना वो इज़ अपिंग द फाइट। और दूसरी तरफ से बड़ी इंटरेस्टिंग ये डेवलपमेंट है कि कोई जवाब ही नहीं है, किसी किस्म का कोई इशारा, कोई जवाब कि खान साहब को कैसे टैकल करना है या नहीं करना, और अगर नहीं करना तो क्या करना है। बिल्कुल साइलेंस है ऑफ द लैम्स जिसे कहते हैं ना। वो फिल्म देखी थी आपने, साइलेंस ऑफ द लैम्स? अच्छा, तो लोग तो हर किस्म की बात करते हैं। तो अब लैम्स, गीदड़, शेर, ये तो जब कोई सामने बात आएगी तो हमें पता चलेगा कि कौन क्या है और क्या होने जा रहा है।
बट खान साहब की जो पॉलिटिक्स है इस वक्त आखिरी स्टेज पे पहुंची हुई है, और खान साहब को बड़ी मायूसी है। और मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि खान साहब इज़ क्वाइट डेस्पराडो होते जा रहे हैं, और वो डेस्पराडो जो है वो फिर आखिर में मैवरिक ही रह जाएंगे, अकेले रह जाएंगे। और तो अब खान साहब के सामने हमने जिक्र किया था कि एक तो तलवार इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की है, तोशा खाना केस की, एक तलवार जो है वो है फॉरेन फंडिंग की, वो पीछे है, और एक शायद तलवार कल खान साहब को दिखाई जाएगी। तो शायद उसके ऊपर खान साहब का रवैया क्या है। लेकिन आपने तो कहा था कि इस पे शायद माफ़ी तलाफ़ी हो जाएगी। अब कल चूँकि हेयरिंग है तौहीन अदालत केस में और फर्द जुर्म आयद करना है, तो आपको लगता है कि माफ़ी हो जाएगी? खान साहब कह देंगे, वो तो कहते ही आ रहे हैं कि मैं माफ़ी मांगना चाहता था, मुझे मौका नहीं मिला। अब क्योंकि उन्होंने ये कहा है एक इंटरव्यू के अंदर कि मैं तो माफ़ी नहीं, उन्होंने कहा मैं अगर बात करता तो मैं कुछ कहता तो मसला हल हो सकता था। तो वो अभी भी ऐसे हैं। अब कल उनको बुलावा है उनका, मेरा ख्याल है उनके जो वकील साहिबान हैं वो कोशिश फिर से करेंगे कि वो कोशिश करेंगे कि अदालत को कहा जाए कि जो हम कह रहे हैं वो एक किस्म की माफ़ी है, मगर अब अदालत पे डिपेंड करता है कि क्या वो एक्सेप्ट करती है या नहीं करती। अब तक जो रवैया अदालत का वो तो बड़ा सिंपल सा है। मैंने ये कहा था कि अदालत जल्दी से खान साहब की जो बयान उन्होंने दिया है वो मान लेंगे, क्योंकि इसके अंदर 90% माफ़ी है, 10% नहीं है। मगर मेरी प्रेडिक्शन गलत निकली, अदालत ने टाइट वो कह रहे 100% करो। तो अब कल देखते हैं कि अदालत इंसिस्ट करती है 100% पे, और खान साहब जो अपनी 70% तक आए थे या 80% तक आए थे वो 100% पे जाते हैं, या दरमियान में कोई कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है। तो वी हैव टू वेट एंड सी। मेरा ये ख्याल है कि खान साहब कॉम्प्रोमाइज़ के लिए तैयार हैं। एक तरफ वो चढ़ाई कर देते हैं, दूसरी तरफ वो पीछे हट जाते हैं, वो बहुत आगे। फिर वही मुहावरा है कि 2 steps फॉरवर्ड 1 step बैकवर्ड, या वो 1 step फॉरवर्ड 2 steps बैकवर्ड। जब नेगोशिएशंस हो रहे होते हैं, और जैसे आप कहते हैं फ़ौज के अंदर जब जंग हो रही होती है तो वॉर गेम्स स्ट्रैटेजी होती है, वो गेम प्लेइंग होती है कि अगर मैं ये करता हूँ तो वो ये करेगा, अगर वो ये करेगा तो मैं ये करूँगा, अगर मैं ये करूँगा तो वो इन दोनों में से ये कर सकता है। तो फिर तो यू कीप गोइंग फॉरवर्ड इन टर्म्स ऑफ कि आपका ओपोनेंट क्या करेगा। तो खान साहब उसी किस्म की गेम खेल रहे हैं कि पहले एक बात करते हैं, फिर कोशिश इधर कुछ और करते हैं, फिर पीछे हटते हैं, फिर आगे जाते हैं। तो ही इज़ अ बिट लाइक मोहम्मद अली। वो खड़े होकर लड़ाई नहीं करते, वो बॉक्सर मोहम्मद अली, मोहम्मद अली द बॉक्सर। वो क्या उसने कहा था, स्टिंग लाइक अ बी एंड फ्लाई लाइक अ बटरफ्लाई। हाँ, वेल डन। तो अब खान साहब इज फ्लाइंग लाइक अ बटरफ्लाई, बट इज ही स्टिंगिंग लाइक अ बी, एंड दैट वी डोंट नो, बिकॉज वो स्टिंग जो है वो मेरा ख्याल है अभी वो घूम रहे हैं, ही हैजंट येट स्टंग एनीवन। और फिर देखना ये है कि इफ ही एक्चुअली गोज एंड स्टिंग्स समवन तो फिर उनका रिएक्शन क्या होगा। कुछ लोग कहते हैं उसने तो एक नहीं पता नहीं कितनी स्टिंग्स कर दी हैं, अभी तक कोई रिएक्शन नहीं आया। तो फिर उसका तो यही मतलब हो सकता है कि जब रिएक्शन आएगा, अभी ढील दी जा रही है, तो फिर बड़ा सख्त रिएक्शन आएगा। बस आई जस्ट वांट टू फिनिश दिस सेक्शन बाय टेलिंग यू दैट मेरी इतला के मुताबिक खान साहब का जो सपोर्ट बेस था इन दी हाई कमांड, सीनियर ऑफिसर्स ऑफ द आर्मी और इस्टेब्लिशमेंट, वो कम हो गया। और वो कम इसलिए हुआ है कि इस किस्म की इनके ट्रोल्स ने और इन्होंने जो बातें की हैं वो उनको भी बड़ी सख्त लगती हैं, और उनको भी बड़ी तकलीफ़ होती है। और स्पेशली कि जबकि हिंदुस्तान, अफ़गानिस्तान ऐसे मुल्क जो हैं वो इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा के और आपकी इस्टेब्लिशमेंट और आपकी फ़ौज को अंडरमाइन करते हैं, और उनकी डिसिप्लिन, ऑर्डर एंड फाइटिंग एबिलिटी को वीक करते हैं। सिटी साहब, आप कह रहे हैं कि खान साहब बी हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो सही कह रहे हैं, वो शेर ही हैं, क्योंकि उन्होंने जो चीड़ फाड़ करनी है उसका रुख उन्होंने इस्लामाबाद की तरफ कर लिया है। और उसके लिए वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह भी तैयार बैठे हैं। वो कह रहे हैं आए हम धुनी करेंगे। अब आप धुनी का मतलब तो जानते हैं, हमारे देखने वाले भी जानते हैं। तो मुझे लगता है खान साहब इज़ नॉट बी एनी मोर, ही इज़ अ लायन हिमसेल्फ। ही इज़ अ लायन। तो आपको लग रहा है कि यहाँ लॉन्ग मार्च की कॉल, वहाँ पर लॉन्ग मार्च रोकने की तैयारी? फरवा लायंस तो पीछे नहीं हटते, लायंस तो फिर गोज फॉर द अटैक एंड देन इट्स ऑल और नथिंग। तो क्या खान साहब इस महीने के आखिर में, हम पहुँच तो गए हैं आखिर में, बिल्कुल 4-5 दिन रह गए हैं, और अनऑफिशियली खान साहब के सोर्सेज जो हैं वो ये कह रहे थे कि इनका पहले प्लान ये था कि 26-27 को कॉल दे देंगे। 26 तो हो गई,
मगर एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कॉल उन्होंने अभी नहीं दी, मगर इस्लामाबाद के अंदर राना सनाउल्लाह साहब ने सारे पाकिस्तान के कंटेनर्स इकट्ठे कर लिए हैं। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि किसानों का एहतजाज, उसके चक्कर में हम लोग लगा रहे हैं। अच्छा, अब किसानों के एहतजाज के लिए तो कंटेनर्स नहीं लगते, क्योंकि किसान वायलेंट नहीं होते, वो तो पीसफुल प्रोटेस्ट करते हैं और उनको जहाँ कहा जाता है कि इधर चले जाए इधर चले जाए। तो तैयारी तो खान साहब की है। मेरे जहन में ये सवाल था कि अगर खान साहब पक्के हैं तो डेट क्यों नहीं दे रहे? क्या अभी भी को मुज़ाकरात कर रहे हैं बिहाइंड द सीन्स? टॉक फाइट, उधर मुज़ाकरात हो रहे हैं, यहाँ धमकियाँ दी जा रही हैं कि मैं आ रहे हैं, उधर बातचीत चल रही है। और दूसरी चीज़ ये कि गवर्नमेंट को भी इस बात का पता होगा, जाहिर है उनको भी पता होगा, क्योंकि जो भी बातचीत चलेगी वो जाहिर है दूसरी साइड गवर्नमेंट के साथ भी तो बात करनी पड़ेगी ना। तो सब एक लूप में होते हैं। तो अब बात यह है कि राना सनाउल्लाह साहब ने कंटेनर्स मंगवा के सारे रोड एंट्री पॉइंट में ब्लॉक कर दिए सिवाय एक के। अब अगर खान साहब नहीं आते, खान साहब 4 दिन 5 दिन मैं आ रहा हूँ, काजी आ रहा है, दरवाजे बंद कर लो, मैं आ रहा हूँ, तो अगर खान साहब ये धमकी देते रहे मगर जाए ना, तो क्या ये कंटेनर्स फिर अगले पूरा महीना इस्लामाबाद को ब्लॉक करके रहेंगे? और जैसे ही कंटेनर्स रिमूव होंगे तो खान साहब ने फिर कुछ ना कुछ ड्रामा कर देना है। तो इनिशिएटिव इस वक्त जो है वो खान साहब के पास है। इट इज़ नॉट विद द गवर्नमेंट अनफॉर्चुनेटली। मगर लग ऐसे रहा है, जो कि मैं पहले आपसे कह रहा था, कि अगर ये वक्त आता है कि खान साहब कॉल दे देते हैं और पहुँच शुरू कर देते हैं काम, तो फिर मेरा ये मौक़िफ़ है कि वो जो खान साहब कह रहे हैं ना गीदड़ और ये शेर, इनको पता लगेगा शेर कौन है और गीदड़ कौन है, फिर इनको पता चलेगा। क्योंकि जब ये वो लाइन क्रॉस कर देंगे तो फिर ऑप्शन नहीं रहेगी एस्टैब्लिशमेंट के पास, फिर उन्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन राना सनाउल्लाह साहब ना हकीम साहब हैं एज़ पर मौलाना फजल रहमान, तो हो सकता है उन्होंने कोई ऐसी दवा तैयार की हो जो खान साहब के लिए काम कर सके, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब तो तैयार बैठे हुए हैं कंटेनर। नहीं, वो देखिए तैयार बैठने से कुछ नहीं होता, क्योंकि वो कंटेनर शेनर अगर एक आवाम का फ्लड आ जाए तो कंटेनर ना इधर रहते हैं ना उधर रहते हैं। ये तो एक ऑब्स्टिकल होता है, इट्स नॉट, तो ऑब्स्टिकल्स तो क्रॉस हो जाते हैं ना इस किस्म के मौके में। उस वक्त तो फिर रेंजर्स को बुलाना पड़ेगा और फ्रंट लाइन के अंदर पुलिस के पीछे रेंजर्स होंगे। तो जब पुलिस इधर उधर हो जाएगी तो फिर रेंजर्स को सामने आना पड़ेगा। देन यू हैव अ डायरेक्ट कॉन्फ्रंटेशन कि गीदड़ कौन है और शेर कौन है, पता लगेगा फिर। ठीक है, गीदड़ कौन है, शेर कौन है और बी कौन है, ये 25 मई वाला वाक़या दोबारा ना हो जाए। यहाँ पर एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद फिर हाजिर होता है, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। सेठी साहब, आज अदालती पेशरफ्ती बड़ी ज़्यादा हुई है। खान साहब के बाद इसहाक डार का जिक्र हम कर लेते हैं। इसहाक डार साहब के आज वकील जो हैं वो पेश हुए सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने जो उनकी दरख्वास्त थी इश्तिहादी करार देने के ख़िलाफ़ वो वापस ले ली, जिस पे ज़रा जज साहिबान की जानिब से अचंभे का इज़हार किया गया कि क्यों ले रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम मुतल्लिका फ़ोरम में जाएंगे, और फिर कुछ देर बाद वो मुतल्लिका फ़ोरम में चले भी गए, जो कि एहतसाब अदालत है। और उन्होंने कहा कि उन्हें गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए, उनकी मुल्क वापसी पर गिरफ्तारी नहीं होनी चाहिए। तो आ रहे हैं इसहाक डार साहब वापस, तैयारी हो गई है, पकड़ लिया उन्होंने बैग शैग? नहीं, देखिए ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। उसकी वजह यह है कि पहले ये फ़ैसला हुआ था, जहाँ तक मुझे पता है कि डार साहब का ये फ़ैसला था कि 2-3 साल से मेरी ये एप्लीकेशन पड़ी हुई है सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि मुझे एब्सकॉन्डर क्यों डिक्लेयर किया गया है, और सुप्रीम कोर्ट सुन नहीं रहा है। और अब मेरा वकील जाके और सुप्रीम कोर्ट को कहेगा सुनिए मेरी बात, मेरी अपील है, इसको सुनिए। तो अब उन्होंने ये पहले भी फैसला किया था, आपको याद है 1-2 माह पहले, कि वो जा रहे हैं, फिर मुलतवी हो गया, कि वो आ रहे थे फिर रुक गया जुलाई के आखिर में, आपको याद है। अब फिर ये पेशकदमी शुरू हुई और इससे फिर ये अफवाहें शुरू हो गई कि वो वापस आ रहे हैं। बिकॉज ज़ाहिर है कि अगर उनकी एप्लीकेशन सुनी जाएगी तो उनको रिलीफ मिल जाएगी। कि उनका मौक़िफ़ ये था कि मेरा तो पासपोर्ट ले लिया, तो अगर या तो मेरा पासपोर्ट ना लेते और मैं ना आता तो और बात थी, तो मगर मेरा तो पासपोर्ट ही ले लिया था गवर्नमेंट ने, तो मैं वापस कैसे आता, और मैं कहता रहा कि मुझे दे नहीं दिया उन्होंने। सो खैर एनीवे, तो अब डार साहब का ये फ़ैसला है कि नहीं, सुप्रीम कोर्ट में ये जो हमने दरख्वास्त दी है इसको वापस ले लिया जाए, और हम उसी अकाउंटेबिलिटी कोर्ट के पास जाते हैं जिसने ये सज़ा दी थी, और उनको अप्रोच करते हैं। और जब उनको अप्रोच करेंगे
तो जाहिर है वो फिर नैब को बुलाएगी, क्योंकि उस नैब की वजह से ये सब कुछ हुआ था, नैब का केस था, नैब की ये रिक्वेस्ट थी कि इनको कन्विक्ट करो या इनको एब्सकॉन्डर डिक्लेयर करो वगैरह वगैरह। बहुत ज़बरदस्त स्ट्रैटेजी है। मैं समझता हूँ इसके दो पहलू हैं। एक तो ये कि ये मेरा ख्याल है जब डार साहब ने देखा कि कौन सा बेंच बना है, तो मेरा ख्याल है उनकी नींद हराम हो गई होगी कि लो भाई ये तो वही बेंच है, बस अब आगे छोड़ देना, वही बेंच है। तो फिर तो उन्होंने सोचा हुण की करिए, इत्थे तो रिलीफ मिलना मुझे मुश्किल लगता है, इंसाफ मिलना मुझे मुश्किल लगता है। तो फिर उन्होंने उनको एडवाइस यही की होगी कि लेट अब नैब जो है वो नैब नहीं रही जो पहले वाली नैब थी। पहले वाली नैब का कानून बड़ा सख्त था और इमरान खान और शहजाद अकबर ये उपसर पे बैठे हुए थे और ये सब कुछ करवा रहे थे, और जो नैब चेयरमैन थे वो ब्लैकमेल हो रहे थे। अब ना चाहे नैब चेयरमैन ब्लैकमेल हो रहा है, एक नया चेयरमैन आ गया है, उनकी बहुत अच्छी रेपुटेशन है, इज टॉप रैंकिंग पुलिस ऑफिसर जिनके ऊपर कोई किसी किस्म का दाग नहीं था। वो IB के हेड भी रहे हैं उसके बाद नवाज शरीफ साहब के ज़माने में, और अब वो रिटायरमेंट में, उस वक़्त से रिटायरमेंट में है, बट अब वो कंसेंसस के साथ वो नैब में आ गए। ऊपर से नैब की तरमीम हो गई ऑर्डिनेंस की। क्या पहले ये था कि गिरफ्तारी भी हो जाती थी, 6-6 महीने 3-3 महीने आपको रिमांड, क्या वो एक्सटेंड होता रहता था, आपको मिलता ही नहीं था रिमांड, नैब के अंदर आप बैठे रहते थे। वो कानून भी चेंज हो गया। फिर ये भी चेंज हो गया कि पहले ये था कि आप सबूत दें कि आप मुलजिम नहीं हैं, अब ये है कि हमें सबूत देना पड़ेगा कि आप मुलजिम हैं। तो ये कानून भी चेंज हो गया, नैब के लीडरशिप भी चेंज हो गई। नैब के ऊपर जो सियासी प्रेशर था इमरान खान साहब का, वो भी ख़त्म हो गया। तो ये सोचा कि नाउ इज़ द टाइम टू गो बैक टू द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, और वहाँ जाके हम कहेंगे जी ये हुआ है, तो आप मेहरबानी करें, मैं वापस आना चाहता हूँ, मैं अपना केस लड़ना चाहता हूँ, तो कम से कम मुझे ये सहूलत तो दी जाए कि आई एम नॉट एन एब्सकॉन्डर, और अगर आप समझते हैं आई एम स्टिल एन एब्सकॉन्डर तो फिर मुझे उस वक्त तक दे दें कि मैं आऊँ, मुझे 1-2 दिन दे दें, उसके बाद मैं ज़ाहिर है मैं वापस आ रहा हूँ टू फाइट माई केस। अगर मैं समझता कि मैंने नहीं लड़ना तो मैं ना आता। तो और जाहिर है ये वकील ने यही सजेस्ट किया होगा कि जब हम ये कहेंगे तो अदालत ज़ाहिर है ये कहेगी कि जी फिर नैब को बुलाओ, उनसे फिर पूछते हैं, बिकॉज वो भी स्टेक होल्डर हैं इसमें। तो जब वो अब नैब जो आएगी, तो अब नैब आके आपको पता ही है क्या कहेगी। नैब ये कहेगी कि हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, और मतलब इस किस्म की बात करेंगे जिससे अदालत ये समझेगी कि नैब को ऑब्जेक्शन नहीं है। अगर नैब को जिन्होंने केस किया है, जो प्रोसिक्यूट कर रहे हैं, उनको ऑब्जेक्शन नहीं है, तो फिर हम कौन होते हैं ऑब्जेक्शन लगाने वाले। और एक साहब हैं वो कहते हैं मैं वापस आना चाहता हूँ, मुझे पासपोर्ट अब मिला है और अब मैं वापस आना चाहता हूँ और मुझे इजाज़त दी जाए, तो ये तो आप कोई भी बंदा ना नहीं कर सकता इसको। तो मैं ये समझता हूँ इट्स अ ग्रेट स्ट्रैटेजी। अपार्ट फ्रॉम द ग्रेट स्ट्रैटेजी, इसका ये मतलब है कि अब डार साहब तैयार हैं आने के लिए और रास्ते खोल रहे हैं उनके लिए कि वो वापस आएँ। और वही मैं आपसे कह रहा था कि डार साहब पहले आएंगे, उसके बाद फिर ये देखा जाएगा कि यहाँ किस तरीके से हालात तब्दील हो रहे हैं, नहीं हो रहे, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। फिर उसके बाद नवाज शरीफ साहब के रास्ते खुलेंगे। और वो आपने देख ही लिया, इस्लामाबाद हाई कोर्ट जो भी बेंच, खा वो अतर मिनुल्लाह साहब का बेंच हो या किसी और जज का बेंच हो, वहाँ एक तब्दीली आ चुकी है। और वो तब्दीली ये है कि वो अब इस बात को पहचान रहे हैं कि नैब का कानून चेंज हो गया है, पहली बात। दूसरी ये कि पुराने ज़माने में, खान साहब के ज़माने में बड़ी ज़्यादतियाँ की हैं नैब ने, जो कि मुख्तलिफ जज हजरात ये बात कहते रह गए, चीफ जस्टिस साहब भी और भी, कि नैब ने बड़ी ज़्यादती की है, मगर एक्शन नहीं लेते थे। अब ऐसे लग रहा है कि वक्त आ गया कि नैब को भी वो टाइट करेंगे और नैब जो है वो चुप करके हर बात मानेगी और कोई रेजिस्टेंस नहीं पुटअप करेगी। मैं छोटा सा एग्जांपल देना चाह रहा हूँ, ये जो एहसन इकबाल साहब का जो केस हुआ है, बिल्कुल बताए ना वो क्या हाल, नारोवाल कॉम्प्लेक्स वाला, उनको बरी कर दिया गया, इतना लंबा ये केस चला, नैब प्रोसिक्यूटर भी आज अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पे ज़ाहिर बरहमी का इजहार किया गया। और 2009, पहले 1999, फिर 2009, और अब ये केस जो है वो फाइनली उसमें एहसन इकबाल साहब को बरियत मिल गई है। और एक अखबार के सुर्खी से शुरू होने वाला केस, जज साहब ने पूछा कि करप्शन कहाँ है, हम 15 बार पूछ चुके हैं, करप्शन साबित करें, आप नैब अफसर हैं, लेकिन करप्शन साबित नहीं हुई, जिस पे इल्तवा का भी उन्होंने कहा, लेकिन जज साहब ने
इल्तवा नहीं दी, उन्होंने उसको कंटिन्यू करने का कहा। हाँ, तो मगर इसने भी बहुत सारे नैब पे सवाल इकट्ठे कर दिए हैं, खड़े कर दिए हैं, क्योंकि हमने बहुत सारे माजी में भी सीट सब सवाल देखे हैं। यहाँ पर तो इन्वेस्टर आना चाहता है, बिजनेसमैन काम करना चाहता है, लेकिन नैब के डर से काम नहीं कर पाता। तो अब तो खैर वो रास्ते खुल गए ना। मगर इस केस से एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है कि जब प्रोसिक्यूटर इस्तीफ़ा आया तो उसको पूछा गया कि भाई आपके पास क्या नुकसान हुआ है, बिल्कुल पब्लिक का क्या नुकसान हुआ है कि आप कह रहे हैं ना जी कि ये 99 में ये 3.5 करोड़ का प्रोजेक्ट था और आखिर में आके 300 करोड़ या 3 अरब का ये प्रोजेक्ट बन गया। और इल्ज़ाम ये था कि बढ़ता गया और एसर इकबाल साहब एज मिनिस्टर फॉर प्लानिंग, क्योंकि ये उनकी कंस्टिट्यूंसी में था, तो उन्होंने बहुत सा पैसा ज़ाया कर दिया और ये भी इम्प्लीकेशन थी, कुछ गबन भी कर लिया। मगर एविडेंस कभी प्रेजेंट नहीं की गई। और अब सूरत हाल ये है कि जब चीफ जस्टिस साहब ने नैब को कहा कि सबूत कहाँ है करप्शन का, तो आगे से उनके पास कोई जवाब ही नहीं था। तो उन्होंने कहा कि ये तुम कहते हो कि पब्लिक मनी, ये ख़जाना जो है ट्रेजरी का है, ये गवर्नमेंट का है, तो ये कैसे ये गबन हो गया? तो उसने आगे से कहा सर ये आवाम के ऊपर उन्होंने खर्च कर दिया उनकी सहूलत के लिए ये खर्च कर दिया। तो फिर आगे से आप खुद ही सोच लें कि नैब का ये हाल हो गया कि पहले ये था कि अवाम का पैसा चोरी हो गया, अब ये है कि जी अवाम का पैसा जो है अवाम पे लग गया, खर्च हो गया। तो अब जवाब तो मिल ही गया ना। तो ये इसीलिए क्योंकि अदालतें जो हैं उन्होंने सियासी रुख भी देख लिया है, उन्होंने कानून की जो कानून तब्दील हुआ है उसको भी देख लिया है, और जो पुरानी ज़्यादतियाँ होती रही हैं जो कि जिसके अंदर जुडिशरी का बहुत सा हिस्सा खुद मुलव्वस था इन वन वे और अनदर, तो उनको अब एहसास हो गया, इसके साथ जुडिशरी की रेपुटेशन भी गिर गई है, तो उसको भी अब ठीक करने की कोशिश की जा रही है। अच्छा सेठ साहब, हम इससे रिलेटेड एक और क्वेश्चन रखते हैं, वो ये है कि इसहाक डार की वापसी जो है, ज़ाहिर है चूँकि नैब का तो एक अलग किरदार है ही, लेकिन इसहाक डार की वापसी लिंक की जा रही है मिफ्ता इस्माइल साहब की मौजूदगी के साथ। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट, लोग जानना चाह रहे हैं कि क्या इसहाक डार को हम वज़ीर ख़जाना बनते हुए देख रहे हैं, क्योंकि दोनों की पॉलिसीज़ तो डिफ़र करती हैं। इसहाक डार की पॉलिसीज़ सियासत को मद्देनज़र रख के होती हैं नून लीग की, तो आप इस पर क्या कहेंगे? आप सही कह रही हैं। देखिए ये डिबेट चल रही है, ये डिबेट नून लीग के अंदर काफ़ी देर से चल रही है। मिफ्ता इस्माइल साहब ने बड़े सख्त इकदाम किए हैं जिसके साथ मईशत तो बचाव हो गया, मगर नून लीग की पिटाई हो गई है। और ख़दशा ये है, डर ये है कि अगर जल्दी इलेक्शन हो गए फॉर वट एवर रीज़न, तो नून लीग तो ये ना हो कि बहुत नुकसान हो जाए नून लीग का। और बाय द वे इसीलिए खान साहब भी लगे हुए हैं इस वक्त कि अभी कराओ अभी कराओ अभी कराओ। अब सूरत हाल ये है कि ये भी खबरें हमने सब ने सुनी है, ये कुछ छुपी हुई बात तो नहीं है कि डार साहब जो बात कहते हैं वो फ़र्क है, और जो मिफ्ता इस्माइल साहब जो कह रहे हैं कि मईशत को कैसे हैंडल करना है वो फ़र्क है। देखिए दोनों की जो इकोनॉमिक प्रिस्क्रिप्शंस हैं, दोनों डॉक्टर हैं, डॉक्टर एक मेडिसिन समझ ले कि आप दवाई कौन सी देनी है मईशत को। तो इसहाक डार साहब का एक प्रिस्क्रिप्शन है, मिफ्ता इस्माइल साहब का दूसरा प्रिस्क्रिप्शन है। मिफ्ता इस्माइल साहब कहते हैं जो IMF कहते हैं वो करना पड़ेगा। डार साहब का ये हमेशा मौक़िफ़ रहा है कि हर बात IMF की मानने की ज़रूरत नहीं है, हम और भी कुछ इक़दाम कर सकते हैं जिसके ज़रिए ये जो हार्डशिप आ रही है इसको और तरीके से इसको हैंडल किया जाए, ऐसे ना किया जाए जिसके साथ पार्टी का इतना नुकसान हो जाए। और उनका हमेशा से ये मौक़िफ़ रहा है कि जैसे भी हो रुपये को प्रॉप अप करके रखना है, उसको गिरने नहीं देना, क्योंकि गिरेंगी तो इन्फ्लेशन होगी तो महंगाई, आवाम आपके ख़िलाफ़ हो जाएगी। डार साहब के ज़माने में उन्होंने ज़रूर पाकिस्तान का रुपया की वैल्यू गिरती रही, मगर इस तरीके से नहीं जो कि अभी हाल हो गया, अभी पिछले 4 महीने में जो हाल हो गया, तारीख की बुलंद तरीन सतह और सबसे बड़ी इन्फ्लेशन का वजह ये है। तो डार साहब का ये मौक़िफ़ रहा है कि भाई और तरीके हैं इसको हैंडल करने के, और उन्होंने अपने बहुत से जो मज़मून लिखे हैं और जो इंटरव्यूज़ दिए हैं उसके अंदर उन्होंने कहा। हुआ ये है कि नून लीग के अंदर डार साहब के लिए बड़ी हमदर्दी है। 2 बातें, एक ये कि वो मियाँ नवाज शरीफ साहब के नंबर 1 लेफ्टिनेंट है। हर वक्त आप जो भी तस्वीर देखेंगे इधर मियाँ साहब बैठे हैं, साथ डार साहब बैठे हैं। यहाँ तक अभी जो हाल ही में जो शाया हुई है तस्वीर, प्राइम मिनिस्टर साहब मिलने गए हैं लंदन में, तो इसहाक डार साहब और नवाज शरीफ साहब इधर बैठे और सामने इस तरफ एक कुर्सी पे शहबाज शरीफ साहब बैठे। तो आमतौर पे तो ये होता ना कि जो बंदा हो उसके आगे लोग बैठे होते हैं, यहाँ 2 बंदे उनके आगे प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए।
तो उससे आपको अंदाज़ हो जाना चाहिए कि इसहाक डार से आपकी अहमियत कितनी है नवाज शरीफ साहब के लिए, और इवन फॉर शहबाज शरीफ साहब। उनको एहसास है इस बात का कि इसहाक डार साहब की अहमियत जो है वो जो प्राइम मिनिस्टर, एक्स प्राइम मिनिस्टर और पार्टी हेड नवाज शरीफ के साथ बात उनकी है। तो ये तो एक बात हो गई। आइए आगे डार साहब वापस आ गए। बहुत सी हमदर्दी है वो, क्योंकि डार साहब के ज़माने में इतनी महंगाई नहीं थी, और नून लीग के अंदर भी ये है इशू, गवर्नमेंट नहीं बाहर, कि जी डार साहब के वाले करें वो संभाल लेंगे। तो अब इस सूरत हाल में ये लगता है ऐसे ही है कि मिफ्ता इस्माइल साहब के जो 6 माह का पीरियड है, क्योंकि वो सेनेटर नहीं है ना मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली हैं, तो वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रह सकेंगे। अगर तो उनको या तो उनको सेनेटर बनाया जाए या फाइनेंस मिनिस्टर से हट के एडवाइज़र टू द फाइनेंस मिनिस्टर बनाया जाए, और कोई फाइनेंस मिनिस्टर ना रखा जाए तो एडवाइज़र बन जाए और प्राइम मिनिस्टर साहब खुद फाइनेंस मिनिस्ट्री के इंचार्ज हो जाए। दूसरी सूरत हाल ये है कि उनको कुछ नहीं दिया जाएगा, उनको शुक्रिया अदा किया जाएगा। डार साहब एज सेनेटर वापस जाके अपना वो पहुँचेंगे सेनेट में जाके और वापस आ जाएंगे, और ही विल बी द न्यू फाइनेंस मिनिस्टर। इसके साथ 2 बातें होंगी। एक तो ये इशारा होगा कि अब महंगाई जो है शायद कंट्रोल में आ जाए, आए या ना आए अलग बात है, लेकिन एक फॉर्मूला तो वो देंगे एक इम्प्रेशन ही होगा कि डार साहब के आने के साथ मिफ्ता इस्माइल साहब की पॉलिसीज़ जो हैं उनके ऊपर ब्रेक लगेगी, क्योंकि वो पॉलिसीज़ जो है महंगाई को क्रिएट कर। डार साहब अब क्या करेंगे वो लोगों को ज़्यादा पता नहीं। बहरहाल वो आएंगे, कुछ ना कुछ तो करेंगे ना, वो मिफ्ता इस्माइल की पॉलिसीज़ तो नहीं चलाएंगे, वो और कुछ करेंगे। दूसरी चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब को भी इस बात का एहसास हो जाएगा कि अब मियाँ साहब को जो कहते रहे हैं उसको उसकी वो अहमियत देनी पड़ेगी। अब तक तो ऐसे लगता था कि शहबाज शरीफ साहब नवाज शरीफ साहब की कोई ख़ास बात मान नहीं रहे हैं, क्योंकि उनके लिए नवाज शरीफ साहब को तो सिर्फ शहबाज शरीफ साहब से बात करनी है ना। शहबाज शरीफ साहब ने तो इस्टेब्लिशमेंट के शेरों के साथ भी बात करनी है, और जो गीदड़ उनको भी उनके पास जो अंदर बैठे हुए हैं, कुछ शेर कुछ गीदड़, उनके साथ भी बात करनी है। तो इसलिए मुश्किल परफॉर्मेंस है शहबाज शरीफ साहब के लिए। मगर अब डार साहब का आने के साथ नवाज शरीफ साहब का जो बराह रास्त इंटरवेंशन है सबसे इम्पॉर्टेंट एरिया ऑफ द इकॉनमी, वहाँ अब डार साहब उसको शायद चलाएं। ठीक है सेठी साहब, ब्रेक लेंगे और ब्रेक से वापसी पर हम गुफ्तगू करेंगे उस कार्ड की जो हुकूमत में हो तो ऑपोजिशन इस्तेमाल करती है, ऑपोजिशन में चले जाएं तो हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है, और हुकूमत भी ऑपोजिशन के खिलाफ इस्तेमाल करती हुई नजर आती है। लेकिन एक ब्रेक। वेलकम बैक। सेठी साहब, एक बहुत ही अहम सवाल आम आदमी का भी है, मेरा भी है, कि मुल्क में मज़हब कार्ड बहुत ज़्यादा खेला जा रहा है। हमने देखा है कि जब फ्रांस के सदर के साथ मुलाकात की है शहबाज शरीफ साहब ने, तो उस पर बहुत पढ़े लिखे लोग जो पीटीआई के हैं उन्होंने ट्वीट दाग दिए हैं और उन्होंने प्रोवोक करने की कोशिश की है। ऐसी ही चीज़ हमने नून लीग की भी देखी है टुवर्ड्स पीटीआई। ये मुल्क में हो क्या रहा है? क्या हम थोड़ी देर के लिए सियासत को अलग नहीं कर सकते इन चीज़ों से? कर तो सकते हैं, मगर आप देखिए ना कि ये सारा मामला शुरू कहाँ से हुआ था। ये मामला शुरू हुआ था कि जब लबाइक ने इस मामले को खड़ा किया कि फ़्रांस के अंदर इस भी हरकतें हो रही हैं और वहाँ के जो हुक्मरान तबका है वो कंडेम नहीं कर रहा, और इस्लामोफोबिया है और ये है और वो है, और प्रोटेस्ट्स हुई थी। और उस वक्त इमरान खान साहब की हुकूमत थी, तो एक दफ़ा नवाज शरीफ साहब की हुकूमत भी थी, फिर उसके बाद इमरान खान साहब की हुकूमत भी थी। तो उनसे वादे किए गए थे कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे, और उनको ठंडा कर दिया गया था। और आखिरी स्टेज पे मुझे याद है खान साहब ने इमरान खान जब प्राइम मिनिस्टर थे तो उन्होंने पूरा एक लेक्चर दिया था, खिताब किया था कि हम क्यों फ्रांस के साथ नहीं हम तल्लकात ख़राब कर सकते, हम प्रोटेस्ट ज़रूर कर सकते हैं, मगर लबाइक जो कह रही है कि तल्लकात ख़त्म करें, सफ़ीर को वापस भेजें, ये हम नहीं कर सकते। हमारा सारा जो एक्सपोर्ट है वो आधी रह जाएगी, और अगर वो जाएगी, क्योंकि ये जो मुल्क है इट्स लीडिंग एड गिवर, फैसिलिटी गिवर, GSP प्लस, जिसके साथ हमारी टेक्सटाइल्स को फैसिलिटी मिलती है, एक्सपोर्ट्स होते हैं। खान साहब ने पूरा लेक्चर दिया था कि जी ये अगर ये होगा तो आधा रह जाएगा, अगर हमारी फैक्ट्रियाँ बंद हो जाएंगी तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ जाएगी, बेरोज़गारी बढ़ जाएगी, गुर्बत बढ़ जाएगी वगैरह वगैरह, तो मैं नहीं कर सकता, हम प्रोटेस्ट ज़रूर करेंगे नहीं। तो वो खान साहब, और आज ये है कि इनके 3 साहब
मुराद राज साहब है, यास्मीन राशिद साहिबा है, ज़ाहिर है ये सब ट्वीट कर रहे हैं। और ये ट्वीट भी कर रहे हैं और ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे हैं, और जिसका हवाला यही दे रहे हैं कि लबैक को कह रहे हैं उठो। फयाजुल हसन चौहान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, तो वो हम दिखाना नहीं चाहेंगे बिकॉज ये उकसाने वाली बात है, मगर ये बेसिकली लबैक को उकसा रहे हैं, ये गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज इतना नहीं कर रहे, लबैक को उकसा रहे हैं कि आप निकले, क्योंकि इनका ये ख्याल है कि अगर लबैक वाले बाहर आ जाते हैं और उधर से आप अपनी लॉन्ग मार्च कर रहे हैं तो शायद किसी तरीके के साथ ज्वाइन करके एक और बहुत बड़ी फोर्स मिल जाए। मगर जो मुल्क के साथ जो होने जा रहा है वो तो फिर आप समझिए कि इसके बाद कुछ नहीं जाएगा अगर आप मज़हब को इस तरीके के साथ सियासत के साथ मिल के और रियासत को आप तबाह करने की कोशिश करें। मगर मुझे अफसोस इस बात का है कि इस दफ़ा पहल जो है वो नून लीग की तरफ से हुई है, जबकि उन्होंने जावेद लतीफ़ साहब और मरियम औरंगज़ेब साहिबा ने खान साहब को फितना कहा और उसके साथ फिर कुछ और भी इल्ज़ाम लगाए। मौलाना फजल तो कहते रहते हैं कि ये इजरायली एजेंट है, ये है वो है, मगर इन्होंने भी कुछ मैं समझता हूँ कि रेड लाइंस क्रॉस की हैं। और अगर इन्होंने ये रेड लाइंस क्रॉस की है तो इनको एहसास होना चाहिए था, अगर इनके पास कोई सियासत होती तो इनको एहसास होना चाहिए था कि ये फिर उधर से भी फिर गोली चलेगी। अगर आप इस किस्म की बात कर रहे हैं तो वो भी फिर करेंगे। इस मुल्क में यही होता है कि एक बंदा पहल करता है, दूसरा ये करता है। अफसोस इस बात का कि पहल तो पता नहीं कब से हुई है, और जब से आपने मजहबी जमातों को सियासी कपड़े पहना दिए हैं रियासत के मफाद में, ज़िया-उल हक साहब के ज़माने की से चल रहा है ये सब कुछ, इसीलिए अफ़गानिस्तान के अंदर प्रॉब्लम्स जो हुए, आपने मजहबी जमातों को रेडिकलाइज करके उनको अब सियासी कपड़े पहना के यू मेड देम इनटू अ वेरी पोटेंट वेपन। और वो वेपन जो है कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगर वो अफ़गानिस्तान में इस्तेमाल हो सकता है अगेंस्ट अमेरिका या इंडिया में हो सकता है अगेंस्ट द इंडियन गवर्नमेंट इन कश्मीर, तो वो किसी स्टेज पे आपके ख़िलाफ़ भी हो सकता है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत हमारी बदकिस्मती है कि इस स्टेज पे आज जो बातें कही हैं इन्होंने, जिसके साथ जेन्युइनली एक सीरियस इशू हो सकता है। आपने जिक्र किया कि जी कंटेनर खड़े कर दिए गए हैं क्योंकि डर ये है कि फार्मर्स की प्रोटेस्ट। आप यकीन करें कि अगर लबैक की प्रोटेस्ट होगी तो फिर मसला बन सकता है। खान साहब की प्रोटेस्ट के साथ कोई मसला नहीं बन सकता। आप खान साहब अपनी प्रोटेस्ट करेंगे तो वो फिर भी बहुत हद तक पीसफुल रहेगी, मगर लबैक की जो अगर प्रोटेस्ट होगी तो बाय डेफिनेशन वो इतनी पीसफुल नहीं रहेगी। वो वहाँ बड़ा पैशन है। तो मैं ये समझता हूँ इट्स अ वेरी वेरी डेंजरस थिंग जो इन लोगों ने की है। मगर अगेन मैं ये जिम्मेदारी फिर ठहराऊँगा और नून लीग के ऊपर और पीडीएम के स्पोक्समैन के ऊपर जिन्होंने ये कार्ड खेला है इस स्टेज पे। ये कार्ड पहले भी खेला गया है, बहुत ख़तरनाक तरीके से खेला गया है, इस मुल्क के साथ बड़ी ज़्यादती हुई है। मैं हमेशा कहता हूँ कि मज़हब एक बड़ी प्योर क्लीन थिंग है, साफ़ सुथरी शफा। उसको जब सियासत गंदी चीज़ आएगी उसके अंदर तो आप नुकसान मज़हब को कराएंगे। बिकॉज आपने सफ़ेद कपड़े पहने हों प्योर और आपके ऊपर कोई कीचड़ उछाल दे तो आपके कपड़े तो ख़राब हो जाते हैं। तो मज़हब को जब आप सियासत मज़हब ये जब होगा तो फिर मज़हब का नुकसान होगा। इसीलिए सारी दुनिया में आपका एक इतना खूबसूरत मज़हब है, उसके ऊपर जो दाग लग रहे हैं सियासत की वजह से, आपकी अंदरूनी सियासत उसकी वजह से जो दाग लगने शुरू हो गए उसके साथ साथ पूरे मज़हब को नुकसान पहुँच रहा है। हमारा एक बड़ा पुरअमन मज़हब है जिसके अंदर ब्रदरहुड और ये सब कुछ है, और आप देखिए दुनिया देखती कैसे इस मज़हब को और आपको। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अफसोस की बात है कि रियासतों के अंदर मज़हब को इस्तेमाल किया जाता है और उसके साथ बहुत सख्त नुकसान हो जाता है मज़हब का। बिल्कुल, और भाईचारे से मुजाहरा करना चाहिए, पीस के साथ लेके चलना चाहिए। देखना ये है कि लॉन्ग मार्च में भी खान साहब पीस का मुजाहरा करेंगे या फिर नहीं करेंगे। बहरहाल कहीं से अच्छी खबर और कहीं से बुरी खबर तो आ ही रही है। फरवा वहीद को नजम सिटी शो से इजाज़त दीजिए, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुलाकात होगी, अल्लाह हाफ़िज़।